तो बच्चों हमारे पास सवाल है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर आर फाउंड टू हैव देयर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज शोन। देन हमसे पूछ रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह कौन सबसे अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, हम बताने की कोशिश करेंगे, आइए जानते हैं। ठीक है, एक बात मुझे बताना, सोच के मुझे बताना, ये एक स्प्रिंग है, ये मान लो एक स्प्रिंग है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको खींचा, हमने क्या किया, इसको खींच दिया। तुम बोलोगे ठीक है, तो खींचने की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तुम बोलोगे हाँ। इस डिफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए इसके अंदर इलास्टिक फोर्स जनरेट होगा या नहीं होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ पे फोर्स एफ लगाता हूं और इस एफ को छोड़ते ही, ध्यान से सुनना, इस एफ को छोड़ते ही तुरंत इलास्टिक फोर्स अगर नीचे आ जाता है, तुरंत इलास्टिक फोर्स नीचे आ जाता है, या मान लो मैंने इसको दबाया, एफ फोर्स से दबाया और इलास्टिक फोर्स झट से ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या ये शॉक एब्जॉर्बर अच्छा काम करेगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? और दूसरा ध्यान से देखो, दूसरे में क्या है, ये दबा है नीचे, लेकिन ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो कौन, क्या लगता है कौन अच्छे शॉक, अच्छे तरीके से शॉक शॉक को एब्जॉर्ब करेगा? सेकेंड वाला। सेकंड वाला कॉमन सेंस है। भैया मान लो ओमकार है, बाइक पे बैठा, अब वो जर्किंग में गया और जैसे ही वो नीचे की तरफ अपना वजन दिया जर्क में जाके, कि तुरंत स्प्रिंग उसको झटका मारा ऊपर की तरफ, चल भाई ऊपर चल चल। अब यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम जर्किंग में गए नीचे, हम नीचे गए और स्प्रिंग हमको आराम से बोला चलिए साहब, आराम से चलिए, धीरे धीरे। ठीक है, समझ रहे हो? तो शॉक एब्जॉर्बर कौन हुआ अच्छा? यही वाला हुआ। तुम बोलोगे लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो अभी समझाते हैं। देखो, ये ग्राफ था, ये ऐसे गया, तुम बोलोगे ठीक है ये ऐसे गया। अगर ये सेम टू सेम अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, तो इससे घटिया तो भैया शॉक एब्जॉर्बर होगा ही नहीं। तुम जितना तेजी से उसको दिए उतना तेजी से तुमको रिवर्स बैक कर दिया। अरे हाँ या ना? सोचो बताओ। लेकिन कोई एक ऐसा हाँ। ग्राफ हो कि ये गया ऐसा, ठीक है, ये गया ऐसा, और ये थोड़ा सा डिले होके आया ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिले होके, ठीक है, घूम के, यानी ये थोड़ा सा ऐसे घूम के आया, ऐसे। इस घूमने की वजह से क्या हो गया, इसका डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू ना, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी चेंज इन लेंथ जो है ना, वो धीरे 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 कम हो रहा है। देखो ना, ये एरिया ऐसे बढ़ गया, बढ़ने की वजह से ये क्या हो रहा है, धीरे 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 चेंज हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो इससे अर्थ, इससे पता क्या चलता है, सुनिए, इससे ये पता चलता है कि अगर कोई ऐसे गया है फॉर्मिंग फोर्स, और ये है मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसके बीच में जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, वो अच्छा सा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसीलिए बहुत ही। किस क्वालिटी का स्प्रिंग यूज होगा, आयरन का होगा, निकल का होगा, किस मटेरियल का होगा, अच्छे अच्छे बाइक्स, अच्छे अच्छे कार, BMW, है ना, ये सब में चेक किया जाता है, देखा जाता है, ये सारा चीज देखा जाता है, तुमको पता है? पूरा साइंस लगा दिया जाता है उसमें। हर एक नट बोल्ट जो कसा जाता है ना, सबके पीछे फिजिक्स का एक ना एक लॉ छुपा होता है। समझ आया दोस्तों? ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया, सबके पीछे क्या है, भयंकर साइंस। तो इसमें अब मुझे बताइए क्या समझ में आया आपको? अरे यार एक मिनट, मैं ग्राफ बताना चाहता हूँ। मैं ग्राफ पहले यहाँ बना के लिख देता हूँ, ठीक है? लिख दो क्या? हाँ, लिख दो। ठीक है, ये मान लो इसका रिटर्निंग वाला ऐसा कुछ ऐसे, ये ऐसे है, मैं भी लिखूंगा भी, ये ऐसे है। यानी एक है फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, एक है रीफॉर्मेशन। मैं इसको बोल देता हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्मेशन वाला फोर्स। स्ट्रेस है ना डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, बोलोगे हाँ। और ये क्या है, रीफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसमें लिख लो स्ट्रेस अपॉन, क्या लिखना है, स्ट्रेन। ध्यान से सुनिए, इसका एरिया बताएगा आपको क्या होने वाला है, तो मैं लिख दूं इसका मोर एरिया गुड शॉक एब्जॉर्बर, ऐसे लिख दे। हाँ मोर सर। एरिया इज इक्वल्स टू गुड शॉक एब्जॉर्बर।
तो अगर किसी का स्प्रिंग, किसी भी गाड़ी का शॉकर अगर तुरंत दब के तुरंत ऊपर आ जाता है ना, यानी जितना तेजी से डिफॉर्म हुआ है उतना ही तेजी से रीफॉर्म हो रहा है, तो ये गलत हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, फिर वो अच्छा शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। गॉट इट? तो इसका आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, तुम लोग बताओ। कार टायर का कोई लॉजिक नहीं है, तो आंसर बी। नीचे। बी वाला। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं ठीक, सर, बहुत मैंने अच्छी बात। मैसेज कब का कर दिया था, आपने देखा ही नहीं। ठीक है, अब एक सवाल है, ये नीट में पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, बता दोगे तुम लोग आराम से, मुझे मालूम है। पढ़ूं क्वेश्चन? हाँ सुनिए। ऊपर लिखा था। कुछ लिखना था क्या? हाँ बस। हाँ हो गया। हो चलो गया? चलो चलो। ओके सुनो, हो गया, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो, सुनो। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर डाउन are drawn for two different materials X and Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X, but are far apart for material Y. We can say that material X and Y are likely to be respectively. रुको, मैं कुछ चेंजेस इसमें कर दूं। मुझे लगता है एक चीज मैं बताना भूल गया था उस ग्राफ में, अभी मैं बता दूंगा। मैंने स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में नहीं बताया था ना, उसी में मैं अभी सेट कर दूंगा। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल एक्स एंड वाई। ध्यान से देखना। इसके बाद क्या है? एक्स एंड वाई। इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट, ये कॉमा फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे, ये फुल स्टॉप नहीं है, and the fracture point are close to each other for material X but are far apart for the material Y, कॉमा लगा के। for material Y, Y नहीं है, material Y। we can say that material X and Y are likely to be, ब्रैकेट में डालिए इसको, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्लास्टिक एंड डक्टाइल, डक्टाइल एंड ब्रिटल, ब्रिटल एंड डक्टाइल, ब्रिटल एंड प्लास्टिक। मुझे लगता है मैंने वो बताया नहीं है, राइट? मैं अभी बता नहीं देता हूँ बताया। स्ट्रेंथ पॉइंट। हाँ, मैं नाम हाँ बस लिखना भूल गया हूँ, मैं नाम strength लिखना point। भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी बता देता हूँ। जी कोई सर। पहले मैं ये लिख दूं, उसके बाद मैं बता देता हूँ। बस नाम ही तो लिखना भूले हैं और कुछ नहीं भूले हैं। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये नीट का है बट ईयर मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना। ये नीट का ग्राफ नहीं दिया है इसमें, ठीक है, कोई ग्राफ ग्राफ नहीं दिया। मैं बता देता हूँ स्ट्रेंथ पॉइंट क्या होता है, लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर रुको। लास्ट ऑप्शन लिख रहे हैं। लिखो लिखो। हो गया। ठीक है, आओ स्ट्रेंथ पॉइंट में बता दूं। कहाँ गया ये ग्राफ, ये ग्राफ सुन लो। ये जो सी है ना दोस्त, इस सी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट। रेड कलर, ये चेंज क्यों हो रहा है अपने आप? अरे अरे, अपने आप चेंज क्यों हो रहा है? अब देखो, इसको कहते हैं दोस्तों स्ट्रेंथ पॉइंट।
अब ठीक है, बोलो, अब ठीक है। और फ्रैक्चर पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, डी को कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। डी को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। सी को कहते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट। अब क्वेश्चन पे चले, कुछ नहीं बचा है, चले क्वेश्चन पे। नाम मैं लिखना जी। भूल गया। चलो आइए, अच्छा है ना, क्वेश्चन से पकड़ में आ गया, क्या भूल गए थे? ये तो अच्छा है, क्वेश्चन सब तो अच्छा चीज होता है फिर। स्ट्रेंथ बोलो। पॉइंट ना सर। हाँ, स्ट्रेंथ पॉइंट। सी को हमने स्ट्रेंथ पॉइंट बोला है, डी को हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। बताइए, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, दोनों के बारे में पूछ रहा है। एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, दोनों के बारे में पूछ रहा है। बोलो, बताइए। डी होगा क्या सर? बोलिए बोलिए। बच्चों बताओ, क्या सीन है? कोई बताएगा? The stress strain curves are drawn for two different material X and Y. It is observed that ultimate strength point and fracture point. अच्छा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट। तुम बोलोगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं, सी को। अल्टीमेट लगा देना वहां पे। अब देखो, अल्टीमेट भी भूल गए। ठीक है, स्ट्रेंथ पॉइंट ही कहते हैं, बट ठीक है, अल्टीमेट लगा देना। एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर, किसके लिए? फॉर मटेरियल एक्स। एक्स के लिए बोला है सी और डी पास है। सी और डी क्या है दोस्त? क्लोज है। ठीक है, ओके। एक्स के लिए। वाई के लिए क्या बताया है? फार अपार्ट। वाई के लिए सी और डी क्या है? दूर है, फार। तो हम बोलेंगे वाई सी। वाई क्या होगा? अच्छा, डक्टाइल होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। वाई डक्टाइल होगा, तो वाई डक्टाइल। बोला रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई आर लाइकली टू बी रेस्पेक्टिवली। वाई बाद में है, तो बाद में डक्टाइल आना चाहिए। ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? एक्स क्या होगा? ब्रिटल होगा, तो ब्रिटल होगा। इजी। देखो ना, पहले एक्स को रखा है, फिर वाई को, तो पहले एक्स ब्रिटल, फिर वाई डक्टाइल। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो नहीं। बोलो। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग एक न्यू कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने के लिए। एंड दैट न्यू कंसेप्ट इज, ध्यान से सुनिए, कि एक रॉड है। ममता ध्यान से सुनो, समझने की हाँ भी सर। कोशिश करो। ये एक रॉड है यस। जिसका लेंथ क्या है ममता? एल। हमेशा एल ही लेते हैं, ये तो तुम जानती हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। और ए। मॉड्यूलस, हाँ, यंग्स मॉड्यूलस कितना है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा। ठीक है, गामा। गामा। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि इस रॉड के पास अपना भी कुछ मास है। मैं क्या बोल रहा हूं? इस रॉड के पास अपना भी कुछ मास है। तो अब मुझे बताइए, ध्यान से और सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, कि अब इसकी वजह से इलोंगेशन होगा, इसके खुद की मास की वजह से? तुम बोलोगे हाँ। तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल होगा, है ना। ये रॉड का मास मैं लिख देता हूं एम। एम है मास। तो इसकी वजह से इलोंगेशन कितना होगा, है ना? लिख दो, इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू इट्स मास एम। ठीक है, बताइए मित्रों, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ममता, तुम खासा ध्यान दोगी यहाँ पर। क्या करोगी? खासा ध्यान दोगी, ध्यान से खासा सुनो। ध्यान। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ dx। क्या बोल रहा हूँ? dx। और ये कितना दूरी है यहाँ से? यहाँ से ये दूर है x। तो तुम बोलोगे सर, x का जो लेंथ है, उसके पास अपना कुछ मास होगा। हम बोलेंगे हाँ, बिल्कुल मास होगा। उस मास इनटू ग्रेविटी, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। भाई, इस dx पे इस पूरे x की वजह से कुछ मास होगा, मान लो m डैश और g। इसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है नीचे, तो इस dx में कुछ इलोंगेशन होगा या नहीं होगा इस पॉइंट पे? बोलोगे हाँ, बिल्कुल होगा। सही बात है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया एक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है।
तो हमें सबसे पहले तो मास पता करना होगा और फिर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई। अगर एल लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा m/l। एक्स लेंथ का कितना होगा m/l इंटू एक्स। ये तो सबको पता है, तो मैं ये सब फालतू चीजें लिखूंगा नहीं, ये मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ भैया, अगर हमें मास पता चल गया m/l इंटू एक्स, तो हमें टेंशन पता चल जाएगा यहाँ पे कितना टेंशन जनरेट हुआ। तो मैं लिखूंगा T कहाँ पे, एट एक्स, T एट एक्स कितना है, ये हो जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू जी, ग्रेविटी। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम पता करने वाले हैं कि भाई इलोंगेशन कितना हुआ है, टोटल इलोंगेशन कितना हो गया है। टोटल इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है F/A इंटू गामा डेल्टा L/L। डेल्टा L/L हमसे टोटल इलोंगेशन पूछा है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है वो डेल्टा एल का कहानी। हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एल का कहानी पूछ रहा है। और डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा ममता, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा F/L ए ओमेगा, अपॉन ए गामा। ए गामा, सॉरी ए गामा, ए ओमेगा बोल रहे हैं ए गामा होगा। ठीक है, यहां से हम एफ का वैल्यू कुछ लिख सकते हैं क्या, तुम बोलो कि हाँ लिख सकते हैं ना। हम अगर एक्स के बारे में पता करें, एक्स के बारे में पता करेंगे तो इतना लिखेंगे, और एक्स को ही इतना लिख के अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके एल तक, तो हमको फोर्स पूरा का पता चल जाएगा। क्या कहते हो दोस्तों, लेंथ तो एल ही है, एरिया तो वही है, ओमेगा तो वही है। तो बस क्या करेंगे, डेल्टा एल देखो क्या करेंगे, एल को इधर ही रहने दो, A/ओमेगा को, ए ओमेगा को इधर ही रहने दो। एफ की जगह देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, एफ की जगह एम तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही बाहर रखो, है ना। एम तो कांस्टेंट है ना दोस्तों, तुम बोलोगे हाँ एम तो अपना कांस्टेंट है, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ एल क्या है हमारा, m/l। एल क्या है यहाँ पे, एल भी कांस्टेंट है तो एल को भी अपना रहने दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी, जी हमारा कांस्टेंट है तो जी को भी रहने देते हैं। एक्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्स को ही तो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तुम बोलोगे हाँ एक्स को ही तो चेंज किया जा रहा है। एक्स अब dx है ना, एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल एल तक, चलेगा क्या, बोलोगे हाँ बिल्कुल जुड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ओके, अब आइए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। ऐसे एल से एल तो यहाँ पे मारा जाएगा, एल से एल तो यहाँ पे मारा जाएगा, क्या दोस्तों नहीं मारा जाएगा, एल एल मारा गया, ठीक। ओके मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, नहीं किया, ठीक है। एक मिनट, ये फोर्स हमने डाला है डेल्टा एल का, लेंथ का, ठीक है। हम्म, चलिए आइए, अब इसका इंटीग्रेशन अगर कर दें तो कितना आ जाएगा आंसर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा क्या, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये हो जाएगा mg ए ओमेगा, सॉरी ए गामा, बोल रहा है x²/2, x²/2 है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, लिमिट डालेंगे 0 से लेके एल तक। कोई कोई दिक्कत है क्या, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। ओके, आओ फिर, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा L² mg, कुछ लगता है मुझसे गड़बड़ हुआ है, mg L² है ना, 2a, फॉर्मूला तो ये नहीं आता है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ हो गया है। कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे एक बार चेक करने दो दोस्तों, या तुम लोग भी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही चेक करूंगा, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यू कैन ऑल्सो चेक, यू कैन ऑल्सो चेक। हाँ गड़बड़ हो गया ना, भयंकर गड़बड़ हो गया, पता है क्या हुआ है, देखो हाँ। गड़बड़ ये हुआ है कि हम यहाँ पे
डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तुम बोलोगे हाँ चेंज इन, देखो मैं पूरा ही मिटा के अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान से सुनते जाना सभी लोग। बस फॉर्मूला एक बार में आ जाएगा, टेंशन मत लो, 1 सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लिख के पूरा बताता हूँ। एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है, ममता बताना एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तुम बोलोगे सर एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू, अगर पूरा लेंथ इसका एल है तो एल अपॉन ए ओमेगा। एकदम सही बात है। तुम बोलोगे हाँ। अगर मैं बात करूं एलोंगेशन डीएक्स में, सोच के बताइए, यही गड़बड़ हो गया। अगर मैं बात करता हूं एलोंगेशन इन डीएक्स, तो आप मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे। इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स के जगह पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ एक्स मान लो, टेंशन निकाले है ना, टी एट एक्स। ठीक है, दूरी कितना हो गया, एल की जगह पे अब लेना पड़ेगा डी एक्स, क्योंकि ऊपर वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। ऊपर कुछ है, हमको क्या पता, हमें नहीं पता, है ना। हम तो यहीं तक लेके मान रहे हैं ना, हम तो यहीं तक लेके मान रहे डी एक्स, ये गड़बड़ हो गया था। इंटू ए गामा, ये था। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे। टोटल इलोंगेशन में क्या करेंगे, एक्स इंटू डी एक्स जब करेंगे ना, तो उसका लिमिट 0 से लेके एल तक डाल देंगे, ये गड़बड़ हो गया था। अब आओ टोटल इलोंगेशन। टोटल एलोंगेशन में क्या करना है, बस लिमिट डालना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या है, इसमें एफ एक्स डी एक्स की जगह क्या डालेंगे, इसका वैल्यू कितना है, एम जी एक्स अपॉन एल। देखो ना एम जी एक्स अपॉन एल, तो मैं लिख देता हूँ एम जी एक्स डी एक्स अपॉन एल इंटू ए ओमेगा, ए गामा, है ना। इंटीग्रेट कर दो इसको, कहां से कहां तक, 0 से लेकर एल तक। लो पूरा प्रोसेस नहीं कर दी, तो इसमें जो सब चीजें कांस्टेंट है उसको मैं बाहर फेंक दूं क्या। तुम बोलोगे हाँ फेंको फेंको बाहर फेंको। क्या क्या कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बस हो, एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, है ना। एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एम जी एल ए गामा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 एल, 0 से लेके एल तक। लिमिट डालो पहले ही, इसको हटा दो, क्या हो जाएगा, 0 है एक तो 0 है तो 0 का तो बात ही हटा दो, क्या हो जाएगा सीधा, एम जी एल स्क्वायर बाई एल ए गामा इंटू 2, एल से एक एल मारा जाएगा, आंसर आ गया एम जी एल बाई 2 ए गामा, है ना। ये हो जाएगा चेंज, ये क्या हो जाएगा, चेंज। बताइए इजी या बहुत इजी। तो इसका फॉर्मूला लिख लो। जब सेम मास की वजह से आप डेल्टा एल कैलकुलेट करते हो, सेम के मास की वजह से, तो इसका आंसर क्या आता है, एम जी एल बाई 2 ए। तुम बोलोगे सर फॉर्मूला तो काफी अच्छा है, अब मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, देखो तुमको देख के बोलेगा, बोलोगे अरे पहले ही बता देते ना। एक बात बताओ, अगर इसका लेंथ एल है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा क्या। तुम बोलोगे हाँ एल बाई 2 पे होगा क्या। तुम बोलोगे हाँ एल बाई 2 पे होगा। तो इसके ऊपर फोर्स कितना काम कर रहा होगा सेंटर पे। तुम बोलोगे इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा होगा एम जी एल बाई 2, है ना, एम जी एल बाई 2, क्योंकि ये दूरी जितना है उतना ही पे तो काम करेगा। तुम बोलोगे हाँ एम जी एच, है ना, तो हाँ उसी की वजह से उतना पे काम करेगा। तो ये हो जाता है एम जी एल बाई 2, एल बाई 2 का मास इंटू ग्रेविटी एम एल बाई 2 हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा, एम एल बाई 2 इंटू जी। तो इतना फोर्स काम कर रहा, और बाकी तो हम जानते हैं, बाकी क्या है, ए गामा, बस वही। तो ये तो हम ऐसे ही निकाल दिए हैं, वो तो हम ऐसे ही निकाले हैं, लेकिन ऐसे भी तुमको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए ये वो फॉर्मूला याद रखोगे क्या। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ सर। ओके ग्रेट। अब आओ एक और फॉर्मूला निकाले क्या बैठ के, ये तुम लोगों को देते हाँ। हैं, दें क्या, तुम लोग तो बता ही दोगे बस, आई नो दैट। ध्यान से देखो, 1 मिनट सुनो। ये एक रॉड है, ममता, हाँ ये सर। एक रॉड है। इस रॉड से मैंने क्या किया, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया, और लकीली इसका भी मास लेकिन कैपिटल एम है। लेंथ इसका तुम जानते ही हो कितना होगा, कितना होगा ममता, एल होगा। एरिया कितना, ए, एल ए यंग्स मॉड्यूलस गामा। ठीक है, गामा। अब मुझे बताइए डेल्टा एल कितना होगा।
बताइए डेल्टा एल कितना होगा? अगर तुमसे बोल दे फाइंड एलोंगेशन इन रॉड, डेल्टा एल बताइए कितना होगा? एक बात मुझे बताना, सोच समझ के बताना, फोर्स यहाँ पे कितना एक्ट कर रहा है? तुम बोलोगे सर एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस रॉड के खुद के मास की वजह से, एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसके वजह से, तो टोटल फोर्स लिखो ना दोस्त। तुम बोलोगे इसकी वजह से mg एक्ट कर रहा है, कितना एम एक्ट कर रहा है? mg प्लस इसकी वजह से कितना एक्ट कर रहा है? mg/2। याद आ mg/2। रहा है? सिंपल है ना? mg l। वैसे हाँ, एल एल भी लगेगा, मैं एल को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एल भी लगेगा, मुझे पता है। क्या है कि तुम थोड़े जज्बाती हो जाती हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए गामा, याद कर लो चाहो तो। पलक तुम भी हो क्या क्लास में? आई थिंक पलक इज इनसाइड क्लास। हाँ हाँ। ओहो, तुमने बताया ही नहीं। कोई नहीं, अब इनका क्लास ही खत्म होने वाला है। ठीक है, अब आओ जल्दी से ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में जानते हैं और सिग्मा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलेगा? बोलो बच्चों। हाँ सर। और रुको ना बच्चे 1 मिनट। सोच रहे हो, हाँ लिखो लिखो। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोले थे कि एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, यहाँ तो अलग अलग फॉर्मूला आ रहा है। अरे सब वही फॉर्मूला है, हुक्स अंकिल का ही तो है सारा दिया। क्या कहते हो? हाँ सब हाँ हुक्स अंकिल सर। का ही दिया हुआ। आओ लिख लिए? सर, हम्म। हाँ एक आदमी का फॉर्मूला है बोलना चाहिए था आपने। एक ही फॉर्मूला है देखा जाए तो। आओ ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग फोर्स का। मैं किसका बात कर रहा हूँ? ब्रेकिंग स्ट्रेस या तो ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ ये बताओ, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि फोर्स है F1 सपोज, है ना? यहाँ पे फोर्स है F2, यहाँ पे फोर्स है F3। सुनते जाना। और सब स्टील ही है, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम देख रहे हो कि अंतर हुआ है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है एरिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2F, मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 3F। तो अपना कॉमन सेंस से जरा बताना कि कॉमन सेंस नाम का अगर कोई चीज है तो मुझे बताना कि कौन जल्दी ब्रेक हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ये किसी चीज से ये जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो कौन यहाँ से जल्दी ब्रेक हो जाए? बताओ, अगर फोर्स सीधा लगाते हैं। सर ए वाला। तुम बोलोगे सर कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, जिसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा वो जल्दी टूट जाएगा। क्या कहते हो? हाँ हाँ सर। यानी 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 ब्रेकिंग फोर्स उसी में ज्यादा होगा, ब्रेकिंग फोर्स उसी में ज्यादा एक्ट करेगा जिसमें एरिया ज्यादा एक्ट करेगा, ऐसा कुछ? हम्म। पक्की बात है, सोच के बताओ। हाँ सर पक्की बात। यस, ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग फोर्स, ध्यान से सुनिए, सुनो, ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया। किसके होता है? एरिया के। एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। ठीक है, अब अगर प्रोपोर्शनल है कोई चीज तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा, एवरीबॉडी नोज दैट राइट? तो यहाँ पे हम्म। ब्रेकिंग, तो यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स, यहाँ ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा। यहाँ पे क्या आता है? सिग्मा आता है इंटू एरिया। कौन आता है? सिग्मा इंटू एरिया। अब तुम बोलोगे सर ये सिग्मा क्या है? तो सिग्मा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। मैं चलो इसके बारे में बाद में लिखते हैं। तो
तो यहां से एक चीज तो हमें पता चल गया कि सिग्मा क्या हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। हाँ। अब तुमको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा एक्चुअली में हमेशा यूनिट एरिया के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? यूनिट एरिया के लिए। अगर मान लो इसका एरिया ही फिक्स हो गया तो क्या ये कभी एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा? सोच के बताओ। नहीं। कभी नहीं। तो मैं कुछ कुछ बातें इसके बारे में लिखूंगा। आइए सिग्मा के बारे में बात करते हैं। सिग्मा, सिग्मा को मैं क्या बोलूंगा? सिग्मा को मैं बोलूंगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या मैं बोलूंगा? ऐसे। ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस। यस, सिग्मा है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है। ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन सॉलिड, आई मीन नेचर ऑफ सॉलिड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के नेचर पे ये डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट एरिया। तो अब अगर मैं ये लिख दूं इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट एरिया। अगर मैं ये चीज लिख देता हूं तो क्या मुझे ये लिखना पड़ेगा दैट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया? नहीं। मुझे लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो इसको अंडरलाइन कर दो। ये यूनिट एरिया के लिए ही डिफाइन होता है ममता। तो बाद में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सिग्मा एरिया पे डिपेंड करता है तो नहीं, सिग्मा डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, मैं पहले ही बता दूं, है ना। सिग्मा डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, इस पे डिपेंड नहीं करता। सिग्मा का यूनिट क्या होता है? सिग्मा का यूनिट भी वही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेस है। देख लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसे क्या कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, बताइए। अब इसके ऊपर हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। चलेगा। चलो, मैं जब इतना लिख दिया हूं तो एक लाइन और लिखने में क्या दिक्कत है ना। बच्चों का कोई ठीक नहीं, लिख दो। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। यस, ये एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? बताइए। इसके ऊपर सवाल हम लोग लेंगे, है ना। इसके ऊपर हम अगली लोग, क्लास। यस, लेकिन अगली क्लास में लेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में कुछ और टॉपिक है, जैसे पॉइजन्स रेशियो हमें पढ़ना है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्क हाँ। डन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, शियर एंगल, वो सब पढ़ेंगे और फिर सॉलिड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।